हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं संस्था के बारे में, यानी जिसे इंग्लिश में इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं। संस्था जो है वो व्यक्ति का कोई संगठन नहीं है, बल्कि ऐसे नियम और कार्य प्रणाली हैं जिनके द्वारा हम अपने विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करते हैं। यानी कि जैसे समिति होती है, चूँकि समिति जो है वो संगठन का बोध करती है, उससे संगठन का पता चलता है। तो जो समितियाँ होती हैं वो कभी भी मनमाने ढंग से काम नहीं करती, बल्कि उन्हें अपने काम को करने के लिए, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ पहले से स्थापित जो नियम हैं, नियम और कार्य प्रणाली हैं, उनके अनुसार काम करना होता है। तो ये जो पहले से स्थापित नियम, कानून है या स्थापित कार्य प्रणाली हैं, इन्हें ही हम संस्था कहते हैं, जो कि समितियों को एक रास्ता बताती हैं, यानी निर्देशित करती हैं कि उन्हें अपना काम किस तरीके से करना है। तो इस व्यवहार की जो ये स्थापित कार्य प्रणालियाँ हैं और नियमों की जो ये समग्रता है, इसे ही हम संस्था कहते हैं। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित रूप अथवा कार्यविधि को ही हम संस्था कहते हैं। यानी कि ये जो कि एक कार्य प्रणाली के तौर पर जो पहले से स्थापित हैं, ये सामूहिक क्रिया की विशेषता, यानी जो ये संस्था होती हैं, यानी ये जो नियम होते हैं, ये समूह द्वारा प्रमाणित हुए होते हैं। कोई भी इंसान, कोई भी किसी एक व्यक्तिगत हित के लिए काम नहीं होते, बल्कि इसे संपूर्ण समूह की स्वीकृति मिली होती है। तो इसकी समग्रता को ही हम संस्था कहते हैं। आगबर्न और निमकॉफ के अनुसार मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित और स्थापित प्रणालियाँ ही सामाजिक संस्थाएं, यानी जो मानव की आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए जो संगठित और स्थापित प्रणाली, जो यानी पहले से बनाई गई ये प्रणालियाँ हैं, ये जो नियम है, इन्हें ही हम सामाजिक संस्था कहते हैं। मेरिल और एल्ड्रिज के शब्दों में सामाजिक संस्थाएँ आचरण के वह प्रतिमान है जो मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित हुए। यानी आचरण के लिए, उनके व्यवहार करने के लिए जो नियम बने हुए हैं, उन्हें मनुष्य को अपने मतलब काम को कैसे पूरा करना, अपने उद्देश्य को कैसे पूरा करना है, जो नियम प्रतिमान उन्हें रास्ता बता रहे हैं, उन्हें हम सामाजिक संस्था कहते हैं। गिलिन और गिलिन के अनुसार कि सामाजिक संस्था सामाजिक विशेषताओं को स्पष्ट करने वाले वह नियम है जिनमें काफ़ी स्थायित्व होता है तथा जिनका कार्य सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। मतलब जो ये नियम होते हैं, यानी जो ये स्थापित कार्य प्रणालियाँ, ये इनमें स्थायित्व होना इनका एक महत्वपूर्ण गुण होता है, क्योंकि ये डेली नहीं बदलते, रोज़ नहीं बदल रहे होते, बल्कि ये पहले से स्थापित, पहले से ही चले आ रहे नियम होते हैं, जिन्हें समाज की स्वीकृति के साथ साथ ये समाज की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे होते हैं। अब आता है संस्था की विशेषताएं। संस्था की विशेषताओं में आता है सबसे पहले नियमों की व्यवस्था। जो संस्था होती है वो एक नियमों की व्यवस्था का नाम है। मतलब इसमें कुछ ऐसे लिखित और अलिखित नियम होते हैं जिनके ज़रिए किसी भी समिति को जो है कार्य करना होता है। समिति चूँकि संगठन है, तो किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उसे काम करने के लिए कुछ नियमों की ज़रूरत होती है। तो ये लिखित और अलिखित नियम होते हैं, यानी जो कि समाज से स्वीकृति प्राप्त नियम होते हैं। उनके अनुसार संस्था जो है अपने काम को पूरा करती है और लोग जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है अमूर्त प्रकृति। चूँकि ये नियम होते हैं, ना कि कोई संगठन, तो इसलिए जो संस्था होती है वो उनकी प्रकृति अमूर्त होती है, यानी उन्हें हम देख नहीं सकते। और जो समिति है वो मूर्त संगठन है, चूँकि वो लोगों का समूह है। तीसरे नंबर पर आता है सांस्कृतिक अवस्था की इकाई, यानी जो ये होते हैं जो संस्था होती है, यानी जो नियम होते हैं, ये जिस तरह एक संस्कृति बनती है, उसी की तरह धीरे धीरे इनका विकास होता है। ये एकदम से नहीं बनते, बल्कि जब व्यवहार का कोई ऐसा तरीका, सामूहिक तरीका, जिसे संपूर्ण समाज की स्वीकृति मिली हुई होती है, और जब वो धीरे धीरे विकसित होता है, यानी धीरे धीरे वो एक पूरे समाज के लिए के हित के लिए काम कर रहा होता है, तो धीरे धीरे वो एक लोकाचार बन जाता है, जिससे कि जो है फिर वो बाद में धीरे धीरे संस्था का रूप ले लेता है। चौथे नंबर पर आता है सामूहिक स्वीकृति। जो संस्था होती है वो कोई ऐसे नियम नहीं है जैसे कि जो कि किसी व्यक्तिगत हित के लिए हों, बल्कि ये अगर कोई व्यक्ति अपने हित के लिए किन्हीं नियमों को बनाता है या उनका पालन करता है, तो उन्हें हम सामाजिक संस्था नहीं कह सकते, बल्कि
कोई ऐसे नियम जो संपूर्ण समाज के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और उन्हें समाज भी स्वीकृत करता है, सिर्फ उन्हें ही हम संस्था की श्रेणी में रखते हैं। 5वें नंबर पे आता है सुपरिभाषित उद्देश्य, यानी जो नियम होते हैं वो पहले से स्पष्ट और व्यवहारिक होते हैं, यानी समाज के लिए उपयोगी होने के साथ साथ वो समाज कल्याण को लेकर होते हैं। अगर वो किसी भी समाज के लोगों के हित में नहीं है या समाज के लोगों के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तब हम उन्हें संस्था की श्रेणी में नहीं रख सकते। 6ठे नंबर पर आता है अधिक स्थायित्व। किसी भी समाज का स्थायित्व बनाए रखने के लिए, मतलब किसी भी कोई भी समाज है, अगर उसका स्थायित्व बना रहेगा तो उसके लिए जो है जो समिति और संस्थाएं हैं वो स्थायित्व तरीके की होनी ज़रूरी है। तो जाति, विवाह, परिवार, ये जो संस्थाएं हैं, इन्हें ये जो भी संस्थाएं हैं, इनके संगठन को बनाए रखने के लिए जिन नियमों का पालन किया जाता है, जिन प्रथाओं का सहारा लिया जाता है, वो भी स्थायित्व तरीके की होती हैं। अगर हम अस्थायी नियमों का पालन करें या उनके ज़रिए हम अपने उद्देश्यों को पूरा करें तो इससे इस तरह से समाज का अस्तित्व बना नहीं रह सकता। तो जो संस्था है वो एक तरह से संस्था जो है वो स्थायित्व नियम है, वो बहुत दिन से चले आ रहे हैं और वो ऐसे नियम हैं जो कि जिन्हें एक लंबे समय के बाद सामाजिक संस्था का दर्जा मिला है। 7वें नंबर पर आता है सांस्कृतिक उपकरण। जैसे ये जो है संस्थाएं इसमें चूँकि ये एक नियम है तो इन्हें पूरा करने के लिए कुछ उपकरणों का सहारा लिया जाता है। जैसे कि विवाह जो है संस्था है तो उसकी पूर्ति के लिए हम वेदी, कलश, मंडप, यज्ञ, इन सब उपकरणों का सहारा लेते हैं। चूँकि ये नियम होते हैं, अमूर्त होते हैं, इन्हें देख नहीं सकते, तो हम इन्हें कुछ मूर्त उपकरणों की सहायता से हम इन संस्थाओं को पूरा करते हैं। 8वें नंबर पर आती है स्पष्ट परंपराएं। जो संस्था होती हैं उसकी जो परंपराएं होती हैं, लिखित और लिखित नियम होते हैं जिनके ज़रिए जो है हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसकी जो परंपराएं होती हैं वो स्पष्ट होती हैं, लिखित होती हैं, ना कि कोई इस तरह कि आज हम किसी और नियमों के अनुसार काम करें, कल किसी, ये पहले से ही लिखे हुए नियम होते हैं। जैसे कि विवाह जाति के नियम पहले से ही स्थापित हैं। हर व्यक्ति को पता होता है कि उसे अपने विवाह में या अपनी जाति में किन नियमों और परंपराओं का पालन करना है। अब आते हैं संस्था के विकास की प्रक्रिया। संस्था का जो विकास होता है वो एक दिन में नहीं होता, बल्कि सबसे पहले अगर एक विचार से इसकी शुरुआत होती है। कोई विचार जब धीरे धीरे किसी इंसान के दिमाग में कोई विचार आया, फिर वो एक आदत बन गई, धीरे धीरे उसने उसे बार बार अप्लाई किया, फिर वो एक आदत बन गई, आदत से वो एक जनरीति बनी और जन की रीति, मतलब पूरे जन ने उन्हें फॉलो करना शुरू किया। फिर वो एक प्रथा का रूप ले लेती है, सभी लोग उसे समय के साथ पूरा करते हैं। फिर वो एक लोकाचार का रूप ले लेता है धीरे धीरे, और फिर वो संस्था के रूप में प्रमाणित हो जाता है। मैकाइवर पेज जो हैं उन्होंने कहा था कि हम समिति के सदस्य होते हैं संस्था के, यानी कि समिति, चूँकि हम जानते हैं समिति जो है वो एक संगठन है, ना कि वो उसका एक मूर्त रूप होता है, यानी व्यक्तियों का संगठन, और संस्था के नहीं। तो संस्था क्या है? नियम और कार्य प्रणाली है। तो इसलिए हम समितियों के तो सदस्य हो सकते हैं पर हम संस्थाओं के सदस्य नहीं बन सकते। अब आता है संस्थाओं के कार्य और महत्व। संस्था जो होती हैं उनके फंक्शन जो होते हैं वो है सबसे पहले मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना। कोई भी नियम, प्रथाएं, परंपराएं सिर्फ इसलिए बनाई जाती हैं ताकि वो स्थायित्व तरीके से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो जो संस्थाएं हैं उनका कार्य भी यही है कि मानवीय आवश्यकताओं को सही तरीके से पूरा करना, ना कि मनमाने ढंग से और संघर्ष के साथ, बल्कि सहयोगात्मक तरीके से कुछ ऐसे नियम बनाए गए जिससे कि बिना किसी संघर्ष के हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। दूसरे नंबर पर आता है व्यक्ति का मार्गनिर्देशन। जो संस्थाएं होती हैं, चूँकि ये पहले से समाज द्वारा स्वीकृत नियम है, तो ये व्यक्ति का मार्ग निर्देशन करती हैं, यानी उन्हें बताती हैं कि उन्हें अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करना है। उन्हें मनमाने ढंग से काम नहीं करना है, बल्कि सही तरीके से अपने कार्यों को पूरा करना है। तीसरे नंबर पे आता है सामाजिक अनुकूलन में सहायक। चूँकि जो संस्थाएं होती हैं वो समाज द्वारा प्रमाणित नियम होते हैं, इसलिए ये मनुष्य के लिए अनुकूलन में भी सहायता देते हैं, यानी वो समाज के साथ अपना अनुकूलन यानी अपना तालमेल बैठा सके।
चौथे नंबर पे आती है संस्कृति की वाहक। संस्कृति की वाहक का मतलब है कि संस्थाएं जो होती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती हैं। हमारी परंपराएं, हमारे नियम, एक परिवार की जो प्रथाएं होती हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र होती हैं। तो इसका है जो वो होता है वो संस्थाएं ही होती हैं, ये वाहक होती हैं, मतलब इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पहुंचाती हैं। पाँचवें नंबर पर आता है सामाजिक नियंत्रण का साधन। हर समाज जो होता है वो जिस तरह का भी होता है, जैसे पुराना समाज है या नया समाज है, अपने समाज को नियंत्रित करने के लिए कुछ परंपराओं, कानून और नियमों का सहारा लेता है। जो परंपरागत समाज है उनमें प्रथाओं, कानून के जरिए समाज नियंत्रित होता है, और जो आधुनिक समाज है उनमें कानूनों का सहारा लिया जाता है। तो ये सामाजिक नियंत्रण का भी काम करते हैं ताकि जो समाज का अस्तित्व बना रह सके। छठे नंबर पर आती है स्थिति और भूमिका का निर्धारण। मतलब जो संस्थाएं होती हैं वो किसी भी व्यक्ति को एक परिस्थिति देती हैं, यानी उसे एक स्थिति देकर उसकी जो जिम्मेदारी हैं उनको निर्धारित करती है। जैसे कि विवाह के जरिए जो संस्थाएं होती है वो व्यक्ति को पुरुष को एक पति का दर्जा देती हैं, और ताकि वो अपने जो परिवार से जुड़ी हुई जिम्मेदारी उन्हें निभा सके, और औरत को एक पत्नी का दर्जा देती है। तो इसी तरीके से ये समाज द्वारा स्वीकृत नियम है, जिसमें जो है किसी भी तरह के व्याभिचार के फैलने का डर नहीं रहता, और इसमें लोग जो हैं स्वीकृत तरीके से, यानी समाज के द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार अपने आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और अपने जो समाज का जो अस्तित्व है उसे बनाए रखते हैं। तो इस तरह जो विवाह संस्था के जरिए जो है इंसान को उसकी स्थिति प्रदान की जाती है, मतलब उसे एक परिस्थिति दी जाती है और उसकी जिम्मेदारियों का निर्धारण किया जाता है।